ललित जी सर। ऑडिटर के पद पर आप पहले काम कर रहे थे, जी अब सर। आप अच्छा अभी आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं। जी सर। प्रोविडेंट फंड की सोशल सिक्योरिटी है या क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है क्या है? सर ये सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में ईपीएफओ काम करता है, जिसमें कि जो भी प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके वहाँ भविष्य के लिए निधि को सुरक्षित किया जा सके, और इसके लिए सर सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करता है। सोशल सिक्योरिटी है, जी नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सर हम उस निधि को इन्वेस्ट करते हैं उनको सर इंटरेस्ट देने के लिए। अच्छा अच्छा, गुड। आप मुझे ये बताइए, जैसे हिंदुइज्म को कहा जाता है कि इट इज ए कॉन्टेक्सचुअल रिलीजन, नॉट टेक्स्ट बेस्ड। सर हिंदुइज्म तो एक धारणा है सर, ये धर्म तो कह ही नहीं सकते इसको, एक विचारधारा है सर, ये विचारधारा है या जीवन शैली है सर, ये राइट जी। तो टेक्स्ट उसमें नहीं है एज सच? सर मैं सोचता हूँ नहीं है ना। जी सर। फिर आपने कैसे लिखा है, यू आर रीडिंग रिलीजियस बुक्स, हाउ कैन गीता? सर मैं ये साहित्य के पर्पज से पढ़ता हूँ, विचारधारा के लिए, ना कि इसको धर्म के तौर पर पढ़ता हूँ। इसको धार्मिक किताबें कहा जाना चाहिए, गीता और रामायण को? सर ऐसा मानते हैं, परंपरा चल रही है। वैसे तो सर साहित्य है, दर्शन है सर, गीता तो फिलॉसफी है, एक बहुत अच्छा दर्शन है सर। तो दर्शन के तौर पे, और आप उसे साहित्यिक तौर पे भी इन किताबों को पढ़ सकते। तो मूल दर्शन क्या है, आपने क्या समझा गीता के मूल दर्शन को? सर गीता का जो दर्शन है सर, वो कर्म में विश्वास रखता है, वो फल पे विश्वास नहीं रखता है सर। और सर इसमें जो है नैतिकता मनुष्य के मूल में बताई गई है, और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करने पर जोर दिया गया है सर। रामायण की जो एथिक्स है वो प्रशासन में कैसे काम आती है, आएगी? सर रामायण में जो है लोक नेतृत्व को ज्यादा महत्व दिया गया है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में जो उस पर बहुत महत्व दिया है, और मर्यादा का सर नैतिकता का भी पालन उससे किया जा सकता है, जो प्रशासन में बहुत काम आएगा सर। तो प्रशासन में, आप तो प्रशासन में काम कर रहे हैं जी सर, है ना, प्रशासन के सामने, आज के प्रशासन के सामने मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं, 3-4 बताइए मुझे। सर आज के प्रशासन में नीतियों का बनना और उन नीतियों का कार्यान्वयन में काफी भेद है। नीतियां बनती है सर, लेकिन वो जो उनको जहां तक अंतिम पायदान तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी से उसमें एफिशिएंसी तो आई है, और उसको जो अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए सर उसमें एम्पैथी और कई सारे गुण अधिकारियों के अंदर होने चाहिए, जिससे कि वो अंतिम पायदान तक पहुंच जाए। वो अभी भी सर एक चुनौती है। काम हो रहा है, लेकिन अभी सर पहले की अपेक्षा फिर भी क्या ऐसा होना चाहिए उसको सुधार करने के लिए? कोई ऐसी पॉलिसी है सरकार की, या कोई ऐसा स्टेप लिया जा रहा है? सरकार तो सर काफी स्टेप, जैसे डीबीटी आया है सर, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, उसके माध्यम से भी सर ट्रांसपेरेंसी काफी सुनिश्चित हुई है, और जो उसका वास्तविक हकदार है सर उसी के पास उसका लाभ भी पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी सर दूर दराज में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जो अभी इन सब चीजों से अनअवेयर हैं, और हमारा जो प्रशासन है उसको उस स्तर पर कार्य भी कर रहा है सर, ताकि हम उन चीजों को वहां तक, मतलब अंतिम पायदान तक पहुंचा सकें। लेकिन सर फिर भी थोड़ा सा रह रहा है। एक हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है भारत में, सुना है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम? जी सर। वो आपके क्षेत्र में भी चलता है, गढ़वाल में? और सर मैं गढ़वाल से नहीं, मैं आगरा से हूँ सर, मेरी एजुकेशन है वहाँ। अच्छा, हाँ, तो आइडिया तो होगा आपको यूनिवर्सिटी से सर। हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन है सर, हॉस्टल में रहा हूँ मैं। अच्छा जी सर। कोई आइडिया है उसका? नहीं सर उसका तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सॉरी सर, मुझे भी। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? हाँ, हिंदी लिटरेचर था सर। ललित, आप ये बताएं, आप ऑडिटर रहे हैं। जी सर। एक प्राइवेट ऑडिटर और एक गवर्नमेंट ऑडिटर के रोल में क्या डिफरेंस या होना चाहिए? सर प्राइवेट ऑडिटर तो प्राइवेट फर्म्स को या जो भी उन्हें जो है नियुक्त करते हैं उनके लिए काम करता है। गवर्नमेंट ऑडिटर के गवर्नमेंट की योजनाएं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनके लिए सर उनका ऑडिट करते हैं जो सरकारी। नहीं, दोनों का काम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखना है। जी सर। तो एम और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है दोनों, एक प्राइवेट ऑडिटर, एक गवर्नमेंट ऑडिटर? सर एम का फर्क, प्राइवेट ऑडिटर जो है अपने बेनिफिट के लिए काम करता है सर,
उसको करने से वो अपने फायदे के लिए काम करता है, कंपनियों के लिए निजी फायदे के लिए काम करता है, लेकिन एक गवर्नमेंट नहीं, ऑफिसर मतलब निजी लोक हित में फायदा काम जो करता है। लीगल फायदा है या इलीगल फायदा पहुंचाता है? सर इलीगल पहुंचाएगा तो उसके लिए अलग अलग कानून है, लीगल तो ही पहुंचाएगा बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल जी सर। फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के भीतर में ऑडिटर किसी भी कंपनी को मदद करता है जी सर, कि वो और जो है जो भी कंप्लायंसेस और कंप्लायंसेस को, तो वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? नहीं सर, ओके, तो ये है प्राइवेट ऑडिटर। प्राइवेट तो ऑडिटर। गवर्नमेंट ऑडिटर के रोल में क्या फर्क है? प्राइवेट गवर्नमेंट ऑडिटर जो है सर, सरकार के लिए जो सरकारी डिपार्टमेंट जो सरकार से निधियां मिलती हैं, उनके फंड को जो है कहाँ खर्च किया गया उसका हिसाब किताब रखने में सर मदद करता है। तो बेसिकली दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हाँ सर, सिमिलर कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि तो जो भी ऑडिटर है या सीएजी है या जो भी है, उनका कुछ और एक जो टारगेट है, कुछ कुछ और है? सर मैं अभी इसका अब ये बताएं कि अगर हम लोग डिस्कस करें कि हम लोग स्कीम के बारे में डिस्कस करें, गवर्नमेंट स्कीम, आप ऑडिटर रहे हैं गवर्नमेंट में, और ये बताएं कि अगर जो विमेन के, औरतों के उत्थान के लिए और जो है जो गरीबी उन्मूलन के लिए अगर हमको कोई अच्छी पॉलिसी जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, जो काफी इफेक्ट हुआ है, आप बता सकते हैं कौन सी पॉलिसी है जो जिसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ? सर मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छा हुआ, अभी तो उसका नाम भी नया कर दिया गया है, जी राम जी करके जो है, उसका सर गांव में काफी इफेक्ट देखने को मिला। नहीं, तो मनरेगा का अगर आप अगर ऑडिटिंग करेंगे तो उसमें क्या प्लस एंड माइनस है, क्या उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट? सर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि लोगों को अपने गांव में अपने घर पर रहकर रोजगार मिलता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये हैं सर, उसमें जो है समय निर्धारण नहीं किया गया था, लोगों को खेतों के लिए कृषि के मजदूर मिलना कम हो गए थे उसकी वजह से, क्योंकि लोग वहां सोचते थे कि अगर हम मनरेगा में नहीं जाएंगे तो हमारा नाम कट जाएगा। तो लोग कृषि के लिए, जब खेतों का काम होता है सर, उस समय कृषि के लिए उपलब्ध न रह करके और मनरेगा का काम करते, इससे थोड़ा सा हमारे लिए जो मजदूर उपलब्ध होना गाँव में खेती के लिए कम हो गए। तो जो एलोकेशन, फंड एलोकेशन है, उसमें कोई इशू था कि कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट जी सर, उसमें 95% जितना मैं समझता हूँ सर, 95% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट का कम था। अभी जो नया ये लेके आए 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और लगभग 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर क्या ये एक कंसर्न है स्टेट गवर्नमेंट? ये सर अच्छा है सर। जी जी, क्या आपने बताया? सर ये एक अच्छा कदम है सर। नहीं, मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट के का एक मैटर ऑफ कंसर्न है स्टेट गवर्नमेंट? नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट तो डिफरेंट, जहां अभी वर्तमान सरकार की दूसरी सरकारें हैं वो तो इससे सहमत नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी स्टेट की जो है बहुत अच्छी नहीं है। सर अच्छी नहीं है, लेकिन सर इसमें फ्रॉड भी हुआ था। सीएजी की रिपोर्ट आई थी अभी मनरेगा को लेकर, लगभग 10,000 करोड़ का फंड जो है गलत तरीके से सर उसमें यूज किया गया था। यूज किया गया मनरेगा में। तो स्टेट गवर्नमेंट, और सर अगर स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपना जो है योगदान देगी तो उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से कराएगी सर। ओके, और बताएं कि जो विमेन के, मतलब जो उनके उत्थान के लिए, नारी के जो उत्थान के लिए कौन सी स्कीम है जो काफी इम्पैक्टफुल रहा, बढ़िया रहा, अच्छा काम किया? सर महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं सर, अभी मैं किसी का नाम अच्छा, लिटरेसी भी बताइए, शिक्षा पे। सर अभी एक लड़कियों के लिए स्कीम थी जिसमें उन्हें साइकिल्स और 20,000 रुपये दिए गए थे, और पढ़ने के और लैपटॉप्स भी दिए गए थे हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद लड़कियों के लिए। सर मुझे उस स्कीम का नाम इस समय याद नहीं आ रहा। आपको लगता है कि एज ए ऑडिटर आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट इस तरह की जो है लैपटॉप दे रही है, साइकिल दे रही है, कुछ कंक्रीट नहीं करने के बजाय ये बेहतर है या क्या? मतलब ये पॉलिसी अपने आप में, अगर एज ए ऑडिटर आपको अपना कमेंट्स लिखना हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो आपको क्या, आपका व्यू होगा कि नहीं ये अच्छी बात है या इससे फायदा हो रहा है? सर लैपटॉप मेधावी छात्राओं को या छात्रों को दिया जा रहा है, वो उनके लिए प्रोत्साहन का काम करता है, लेकिन अगर ये रैंडमली पास होने पर 10th क्लास या 12th क्लास बांटा जा रहा है सर, तो ये एक अच्छा कदम नहीं है। इसकी जगह उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जा सकता है कॉलेजेस का, और उनको जो पढ़ाई की चीजें, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और डिजिटल जो है तरीके से उनको सर पढ़ाया जा सकता है। आप पुलिस रिफॉर्म के बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ आइडिया है?
अभी सर नई आई जो पुरानी थी उसको भारतीय न्याय हाँ नहीं, संहिता। मतलब अगर पुलिस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट में? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में सर जैसे कि अभी उनको जो आपने कभी किसी पुलिस डिपार्टमेंट में ऑडिटिंग की है? वहाँ आपको ऑडिटिंग क्या मिला? ऑडिटिंग तो नहीं की सर, मेरे पास इरिगेशन का डिपार्टमेंट R&B में था मैं। और अच्छा, मैंने 10 ही महीने ऑडिटर के तौर पर काम किया, फिर मैं PF में कमिश्नर हो गया। तो 10 महीने काम किया था, उस समय इरिगेशन था, R&B रोड एंड बिल्डिंग वर्क पूरी में काम किया था। लेकिन पुलिस के बारे में सर, मेरे परिवार से पुलिस में हैं कई सारे लोग, अच्छा, तो कई सारी चीजें हैं जैसे कि सर पुलिस का जो है एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली पुलिस के ड्यूटी आवर्स फिक्स हैं, लेकिन जो है और राज्यों का जहां तक मैं उत्तर प्रदेश का मुझे पता है वहाँ ड्यूटी आवर्स सर बहुत ज्यादा है, जिससे कि जवान जो तनाव में रहते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो भत्ते हैं सर वो काफी कम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में। जैसे कि उनको राशन का भत्ता सर जितना मैं समझता हूँ 600 रुपए के आसपास मिलता है। आजकल 600 रुपए में सर पूरे महीने कोई खा नहीं सकता। रहने के लिए जो उनकी बैरिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है सर थानों में, वो भी बिल्कुल जिसे कह सकते हैं हम लो क्लास है। अगर हम पुलिस की जो है उनको एक रेगुलर छुट्टी वीक में और सर उनको जो है उनके ड्यूटी आवर्स फिक्स कर दिए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप एक ऑडिटर बताएं कि जो पब्लिक लाइफ में जो करप्शन है, आपको क्या लगता है ये दूर हो सकती है या नहीं दूर हो सकती है? सर इसके लिए सोशल अवेयरनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि सोशल अवेयरनेस के थ्रू ही इसको कम किया जा सकता है। सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज लगाई है सरकारी कर्मचारियों को और कंपनीज में करने के लिए रेगुलेटर कर रहे हैं, लेकिन सर पब्लिक को भी इसके लिए जागरूक होना होगा। क्योंकि अगर मेरा चालान कटता है, मुझे लगता है चालान कट रहा है, तो मैं 200 रुपए देके पुलिस वाले को आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मैं जो है चालान की रसीद ले लूं। मैं क्या सोचता हूँ यार कौन जाएगा, कौन समय खराब करेगा। उसके लिए सरकार ने अभी डिजिटल कर दिया है चालान, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें सर हर आदमी को नहीं पता। वो सोचता है अगर 1000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने तो 500 रुपए इसको देकर बढ़ जाता हूँ मैं। या और भी सर डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस हैं, तो लोगों में अवेयरनेस कम है। अपना काम जल्दी कराने के लिए प्रॉपर चैनल से जाने की जगह उसका शॉर्टकट आजमाना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो एथिक्स है ही सर, उनके लिए सारी चीजें, उनका ट्रेनिंग्स भी अलग अलग सेशंस चल रहे हैं। लेकिन पब्लिक में भी सर एक अवेयरनेस जो है अच्छे से फैलानी है। ललित, आप धार्मिक ग्रंथों का रुचि के साथ अध्ययन करते हैं, जी सर। तो ये बताएं कि नास्तिक, आस्तिक और अधार्मिक तीनों में क्या बुनियादी अंतर है? सर नास्तिक जैसा कि जनरल आम परिभाषा में कहते हैं कि नास्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। आस्तिक सर जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो एक ईश्वर से मतलब जो परम सत्ता या प्रकृति जो भी मतलब इस सृष्टि को जो संचालन कर रही है उसमें विश्वास रखता है, वो आस्तिक है सर। और उसकी आस्तिक की भावना कुछ भी हो सकती है सर। कोई ईश्वर को मानता है, कोई परम शक्ति को मानता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके। नास्तिक सर वो जीवन के जीने के अपने जो मानवीय सिद्धांत है उनको ज्यादा मानता है। तो ये बताएं कि प्रशासनिक सेवा में अगर कोई आता है तो क्या उसके कार्यशैली में अंतर पड़ेगा? अगर ये तीनों का व्यवहार एक जैसा होगा, अगर कोई नास्तिक या कोई अधार्मिक व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में आता है तो धार्मिक से कैसे वो डिफरेंट होगा, या वो उतना ही कारगर होगा जितना एक धार्मिक व्यक्ति होगा? सर जितना मैं समझता हूँ एक अधिकारी जो है अपनी क्षमताएं अलग अलग तरीके से विकसित करते हैं। इसका धार्मिक, आस्तिक या नास्तिक होने से कोई पर्पज नहीं। हर आदमी अपनी जो क्षमताएं हैं, अपना कार्यशैली अलग तरीके से सर उसको जो है विकसित करता है और उसके आधार पर काम करता है। अच्छा, उसकी कार्यशैली पर कोई अंतर नहीं? कार्यशैली पर मेरी समझ से सर कोई फर्क नहीं। अच्छा, गीता का आप अध्ययन करते हैं जी सर। और हम सामान्यतः ब्यूरोक्रेसी पर जो जिस व्यक्ति का नाम लेकर हम लोग अभी थोड़ा बहुत समझते हैं, पढ़ते हैं, वो मैक्स वेबर है। यस। तो मैक्स वेबर की थियरी में जो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने दी और गीता के सोच में, फिलॉसफी में बहुत समानता हमको दिखाई देती है। जी सर। क्या क्या समानता है दोनों के? सर मैक्स वेबर से तो मुझे अभी उनकी विचारधारा का कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उनके थियरी को आपने पढ़ा होगा ना, वो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी। एथिक्स पढ़ा था सर। अब तो फिलहाल कोई राइटर इस समय याद नहीं। जो हाँ कुछ भी सोच, क्योंकि 6 महीने से सेवा का इंटरव्यू दे रहे थे, हमको लगता है कि उतनी जानकारी तो होगी। हाँ सर, मैक्स वेबर भी पढ़ा है, कार्ल मार्क्स भी, सारे राइटर्स पढ़े थे, लेकिन 6 महीने से इतना समय मिला नहीं मेंस लिखने के बाद में, क्योंकि ट्रेनिंग भी गया मैं। ट्रेनिंग के बाद सर प्रोविजन के एग्जाम भी हुए, 6 पेपर होते हैं, काफी टफ एग्जाम होता है। और उसके बाद सर PMBBRY और EEC 2 स्कीम चल रही है, उनका वर्कलोड इतना ज्यादा रहा कि रात को 11 बजे तक। सामान्य सोच के आधार पर बताएं।
सामान्य सोच के आधार पर सर जितनी भी फिलॉसफी या दर्शन है सब गीता से प्रभावित है लगभग सर। अच्छा। उनका प्रभाव जो है गीता से कहीं ना कहीं लिया गया है, क्योंकि गीता में नैतिकता और कर्म के सिद्धांत को, और यही एक अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है, तो वो अपनी नैतिकता का पालन करते हुए अपने कर्म को निष्पक्ष भाव से करें। तो ये अगर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यस फिर भी उसमें कई गैप, कई कमियां हैं, जिसे डेमोक्रेटिक डेफिसिट के रूप में जाना जाता है। कौन कौन सी कमियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत में आपको दिखाई देती हैं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? सर लोकतंत्र में जैसे हमारे यहाँ चुनाव है सर, वो काफी समय चुनाव होते हैं, उससे बहुत सारा खर्चा होता है। हम जो है वन नेशन वन ठीक है, इलेक्शन वाला एक चुनाव में खर्च पॉइंट ही केवल बताए, केवल पॉइंट, विश्लेषण नहीं। जी सर। हाँ जैसे सर चुनाव में खर्च है, और जैसे सर कुछ जो है सरकारी चीजें हैं उनको कम किया जा सकता है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा सकते हैं, जिससे कि जो है लोड कम रहेगा सर ब्यूरोक्रेसी पर, मतलब गवर्नमेंट पे। ठीक। उससे भी सर काफी अच्छा रहेगा, रोजगार जनरेट होंगे। जहाँ हम 2 लोगों के लिए एक रखते हैं, वो जैसे अभी प्राइवेट वाला है सर, वो भी काफी फर्क आया उससे। जो एमटीएस से पहले 1 रखा जाता है गवर्नमेंट वाला, आप प्राइवेट वाले 2 रख सकते हो उसी सैलरी में सर, और तो रोजगार भी जनरेट हो रहा है। दूसरा सर और भी सर सामाजिक स्तर पर अब क्या हम मानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक हो गया? सर सामाजिक स्तर पर अगर जाति भेदभाव को सर थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो लोकतंत्र की तरफ है। ये चुनौती है ना? चुनौती है सर, जाति डेफिसिट है, भेदभाव, वर्ग गैप भेद है। है सर अभी। हम्म। वर्ग भेद और वर्ण भेद सर दोनों है। और आर्थिक व्यवस्था में भी आजादी के बाद से लेकर अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि जो गैप उस समय था उससे कई गुना ज्यादा अरबपति कुछ हो गए हैं, लेकिन खाकपति भी लाखों की संख्या में है। सर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि रोजगार जनरेट होगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर तरक्की करेगा तो सर ये गैप थोड़ा कम हो सकता है। क्या क्या आर्थिक अगर सुधार के लिए आपको प्रधानमंत्री को सलाह देनी है, 2-3 ठोस, जिससे कि अमीरी और गरीबी के फर्क जो हमारे संविधान में भी लिखा है कि इसको कम की होना चाहिए, तो क्या सलाह देंगे आप? सर अगर मुझे इसके लिए नियुक्त किया जाता है तो सबसे पहले मैं सर जो हमारे यहाँ का जो वर्कर है उसको स्किल्ड बनाने का सर मैं जो है प्रयास करूंगा। अगर हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर होगी तो हम गांव के स्तर पर जो है अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे जो गैप को भरने में, खाई भरने में सर बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा ललित, बताएं कि विदेश नीति में किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी विदेश नीति, क्योंकि भाषा का बहुत महत्व है जब आप विदेश नीति का निर्वहन कर रहे हैं, तो हम अपने पड़ोसी देशों में अगर बहुत ही मजबूत विदेश नीति को लाना चाहते हैं, कौन सा भाषा बहुत इफेक्टिव होगा? सर अभी तो इंग्लिश ही सर ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर मानी जाती है, और सर वही सारे देश उसको मोस्टली जो है उसका प्रभाव भी रहता है। हिंदी नहीं, इंग्लिश सर। अच्छा, इंग्लिश का सर वो उसे ग्लोबल लैंग्वेज मानते हैं, और मोस्टली सर उसी की वजह से जो है सही वो इफेक्टिव रहेगा। अगर Effective बांग्लादेश में से हमको वार्ता करनी है तो हम इंग्लिश में बातचीत करेंगे कि बांग्ला में बातचीत करें? सर वहाँ तो बांग्ला और उर्दू का सर प्रभाव थोड़ा वही तो मैं जानना चाह बांग्ला रहा में हूँ। सर आपने अगर श्रीलंका में बातचीत करनी हो तो उनके लिए सर उनकी कंट्री की उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है हमारे फॉरेन ऑफिसर्स को, लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है सर वो। लेकिन सर ग्लोबली भाषा अगर सबके लिए एक भाषा के तौर पर बात करें तो सर इंग्लिश इफेक्टिव कुछ और है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए और क्या आयाम खोजे जाने चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए, जिससे कि एक संख्या तो बहुत है, अगर तीसरे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है इंग्लिश, चाइनीज, उसके बाद तीसरा हिंदी ही है, तो इस क्या प्रयास हिंदी भाषी होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर हमें उसके लिए रेगुलर गोष्ठियां या सेमिनार्स हमें विदेश लेवल पर करना होगा, और उसके लिए कैंपेन्स वगैरह थोड़ा अपनी भाषा का जाकर के विदेशों में जो है हमें उसका महत्व बताना होगा, उसके साहित्य को, सारी चीजों को अच्छे से, तभी सर वो लोग उसे ऑब्जर्व कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पिछली बार कहाँ बनाया गया? ठीक ठीक है ललित, थैंक यू।
2024 से आप काम कर रहे हैं ना? जी सर। बढ़िया है, ओवरऑल गुड, ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस है ही, सब्जेक्ट मैटर है ही, ऐसी कोई दिक्कत तो मुझे तो नहीं लगी। थोड़ा सा पिच और ऊपर होना चाहिए, बहुत कई बार बहुत धीमा हो जा रहा है। वो सर मुझे सुनने में मशीन से भी हाँ, थोड़ा मैं सा समझ आवाज रहा यहाँ हूँ। गूंज रही थी दोनों कान, तो उससे एक अलग सा होता है, तो बड़ा समझ के बोलना पड़ता है कि कहीं सुन हाँ, गलत ना मैं गया समझ हो। रहा हूँ, वो मैं समझ गया था। बाकी ऐसे ओवरऑल ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कब है इंटरव्यू? हाँ, 14 जनवरी का है सर। ठीक है, ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं, कोई ऐसा मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं। और सर कुछ टॉपिक्स जिन पे जो तैयारी कर ली है, अभी तो करंट तो देखना पड़ेगा, अभी जो Current। रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो, जैसे सर सोशल सिक्योरिटी का नया लेबर कोड आया है, वो हाँ, देख लिया वो है, देखना पड़ेगा। और न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन पेंशन प्रोविडेंट फंड, ये वाला जो एरिया, ग्रेचुटी पेंशन प्रोविडेंट फंड, हो सकता है सारा इंटरव्यू आपका इसी पे निकल फैमिली जाए। पेंशन, है ना, ये सब है ना। सोशल सिक्योरिटी का कुछ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तो कोड है ही, जी सर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स थोड़ा, हाँ सर, न्याय वाला पढ़ना, पुराना तो सर डेली काम करते हैं, हाँ तो हाँ वो पता हाँ, ही है। नया वाला पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 41 42 खास तौर से, है ना। 41, और 42 मनरेगा जो कोड किया ना, मनरेगा में जो नाम चेंज हुआ है उसकी रैशनैलिटी चाहिए, जी सर। है ना। उसमें सबसे बड़ा विवाद वही होगा कि भाई महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया, जी सर। है ना। कोई ऐसे सामान्य नेता हो तो बात समझ में आती है, लेकिन महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाने का पीछे क्या रीजन था? और सर कुछ तो बाकी तो मैच्योरिटी है, लेकिन कुछ प्रश्न जो एनालिटिकल होते हैं, चिंतन वाला ना, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर सहज भाव से आप समझ रहे हैं तो चीजों को आप बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर डेमोक्रेटिक डिफिसिट है तो आपको 3-4 चीजें तो एकदम कोई भी आदमी बता सकता है आपको। जी सर। वो पढ़ा, जो जरूरी नहीं कि वो यूपीएससी के इंटरव्यू दे रहा हो, कोई सामान्य आदमी बता सकता है, तो वो चीजें आपको स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए थी यस सर। और बताना चाहिए था। विदेश नीति वाले में भी इतनी समझ तो होनी चाहिए। हमने जोड़ देकर पड़ोसी देशों के बारे में बोला, जी सर। पड़ोसी देशों के साथ किस लैंग्वेज में, तो एकदम आपको आना चाहिए कि जिस हर भारत तो महाद्वीप है, सभी देशों की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। नेपालीज भी हम जानते हैं, हमारे सीमाएं दार्जिलिंग में, तो हम नेपालीज या हिंदी में बातचीत करेंगे, बंगाल में बंगला में बातचीत करेंगे, श्रीलंका में तमिल में बातचीत करेंगे। तो ये आपको स्वाभाविक रूप से बोलना चाहिए। तो गीता और वेबर में आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब आप गीता के अध्ययन कर रहे हैं तो दोनों में समानताएं, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, जो बात वेबर भी करते हैं वो गीता में भी है जी सर। कि निष्पक्ष होकर, निष्काम होकर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर का, फिर धार्मिक, अधार्मिक और भारतीय पृष्ठभूमि के नजरिए से आप देखेंगे तो एक धार्मिक व्यक्ति ज्यादा अच्छा प्रशासक होगा। ठीक है, अनइथिकल, क्योंकि सामान्यतः हम जो मानते हैं कि धार्मिक और स्पिरिचुअलिज्म में क्या अंतर है, तो चूंकि आप आपने दिया हुआ कि आप उसका अध्ययन करते हैं, तो इन चीजों पर रहिएगा तो ज्यादा हमको लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। जैसे 2-3 राइटर्स और पढ़ लेता हूँ एथिक्स के समय जो हाँ, पढ़ा था, तो थोड़ा सा वो मैच हो जाएगा। या जैसे एक होता है ना, जैसे गीता वाली बात तो की ना सर ने, कि गीता में नैतिक है, वो तो ठीक है, उसको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ फीचर जैसे वस्तुनिष्ठता है ना, पारदर्शिता है, वस्तुनिष्ठता, उस तरह, ताकि ये फील हो कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी आ दमदार शब्दों का इस्तेमाल करना, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की जरूरत। मतलब ये होगा कि गीता पर तो बहुत लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जब पढ़ने की आदत है गीता को, तो कुछ एक्सक्लूसिव आंसर की उम्मीद की जा सकती है, कुछ सामान्य लोग से बेहतर उत्तर की अपेक्षा हो सकती है। नहीं, बाकी तो ठीक है, इससे वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।